Hello guys, this is your accounts lecture with Naina Yadav, Commerce Time. On our last video, we have to discuss about the topic of drawings and drawings in cash and drawings in goods and some special transactions related goods. ठीक है? And today we will discuss about the topic of central sales tax and VAT. और किस तरीके की एंट्री हम परचेजिंग एंड सेल्स के टाइम पर एंट्रियाँ करेंगे इन जर्नल एंट्रीज. क्लियर है? सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस अबाउट सेंट्रल सेल्स टैक्स CST. CST की फुल फॉर्म क्या है? सेंट्रल सेल्स टैक्स. अब देखिए, जो सेंट्रल सेल्स टैक्स है उसकी मीनिंग या एक स्टेटमेंट जो हम आपके सामने रख रहे हैं. देखिए कि CST इज चार्ज्ड बाय सेलर ऑन सेल्स. ठीक है, अगर सेलर अपना सामान सेल करता है तो उस टाइम पर उसको CST चार्ज करना पड़ता है. दैट मीन्स परचेजर को CST पे करना पड़ता है और सेलर को CST कलेक्ट करना पड़ता है. समझ में आ रही बात कि CST इज चार्ज्ड बाय सेलर ऑन द सेल्स ऑफ गुड्स. गुड्स सेल्स करते टाइम, बेचते टाइम CST उसको चार्ज करना पड़ता है, लेना पड़ता है. किससे? परचेजर से, जो सामान को परचेज करेगा उससे. ठीक है, और जो सामान परचेज करेगा उसको CST क्या करना पड़ेगा? पे करना पड़ेगा. ठीक है, हाँ जी. और ये कब होते हैं? ऑन सेल्स मेड आउटसाइड द स्टेट. किस टाइम? यहाँ भी कंडीशंस हैं. सेलर इसको चार्ज तो करता है परचेजर से, लेकिन किस कंडीशन में? जब हम ट्रांजेक्शन्स, जब हम सेल्स करते हैं वन स्टेट टू अनदर स्टेट. ठीक है, आउटसाइड द स्टेट मतलब अपने स्टेट से अनदर किसी स्टेट के अंदर अगर हम ट्रांजेक्शन्स करते हैं, सामान को सेल्स करते हैं, तो उस टाइम पर हमें परचेजर से क्या चार्ज करना पड़ता है? सेंट्रल सेल्स टैक्स. क्लियर हुआ? फॉर एग्जांपल, अगर हम हरियाणा से बाहर अपना प्रोडक्ट सेल करते हैं, सपोज कीजिएगा यूपी में सेल करते हैं, दिल्ली में सेल करते हैं, राजस्थान में सेल करते हैं. ठीक है, हरियाणा से बाहर गए, जैसे क्या अनदर स्टेट स्टार्ट हो गया, आउट ऑफ आवर स्टेट, इसको हम क्या कहेंगे? इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन या इंटर स्टेट सेल्स. क्या कहेंगे? इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन या फिर इंटर स्टेट सेल्स. जब हम अपने स्टेट से अनदर दूसरे स्टेट में सामान सेल्स करते हैं, बेचते हैं, तो उस टाइम पर हमें सेंट्रल सेल्स टैक्स चार्ज करना पड़ता है सेलिंग अमाउंट के, और परचेजर को ये पे करना. अगर हम विद इन स्टेट ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, हरियाणा का सामान हरियाणा में ही बेच रहे हैं, तो फिर सेंट्रल सेल्स टैक्स नहीं लगता. समझ में आई बात? ठीक है, तब क्या लगता है? तब लगता है वैट, वैल्यू एडिड टैक्स. क्या लगता है? वैट, वैल्यू एडिड टैक्स. ठीक है, चलिए यहाँ तक ठीक है. अब आगे हम देखते हैं कि जो सेल्स और वैट, जो सेल्स सेंट्रल सेल्स टैक्स होता है वो क्या होता है स्टूडेंट्स? हमारा रिकवरेबल नहीं होता है. दैट इज नॉट कवरेबल, नॉट रिकवरेबल मतलब इसको रिकवर नहीं किया जा सकता है, इसको रिकवर नहीं किया जा सकता है. ठीक है, और जो वैट होता है उसको हम रिकवर कर सकते हैं, ये रिकवरेबल होता है, और रिकवर होकर के ये हमारी एसेट्स के अंदर क्या हो जाता है? इंक्लूड हो जाता है. वैट क्या होता है? विद इन स्टेट होता है. जब हम विद इन स्टेट ट्रांजेक्शन करते हैं, सामान को बेचते हैं, तो उस टाइम पर क्या होता है? हमें वैट चार्ज करना पड़ता है. ठीक है, और परचेजर को पे करना पड़ता है और सेलर को कलेक्ट करना पड़ता है. दैट इज क्लियर? सेम ये और सेम ये भी, बट ये विद इन स्टेट होता है और ये इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन्स होता है. दैट मीन्स एक स्टेट से दूसरे स्टेट के अंदर जब सामान सेल करते हैं तो CST चार्ज करना पड़ता है, विद इन स्टेट तो वैट. जो सेंट्रल सेल्स टैक्स है वो हमारे लिए क्या होता है? एक तरीके से एक्सपेंडिचर होता है, लॉस होता है, वो नॉट कवरेबल होता है, उसको हम रिकवर नहीं कर सकते हैं. बट जो वैट होता है वो रिकवरेबल होता है और हमारी एसेट्स में क्या हो जाता है? इंक्लूड हो जाता है. क्लियर हो गया? चलिए ठीक है, अब हम देखते हैं आगे. मेन डिफरेंस पता चल गया होगा कि वैट और सेंट्रल सेल्स टैक्स में क्या, वैट में और CST में क्या डिफरेंस है. चलिए अब हम आगे ट्रांजेक्शन सेंट्रल सेल्स टैक्स का टॉपिक कंप्लीट करते हैं, उसके बाद में वैट के ऊपर आते हैं. अब हम एंट्रियों की तरफ बढ़ते हैं कि सेंट्रल सेल्स टैक्स क्या करना पड़ता है? रिसीव करना पड़ता है, कलेक्ट करना पड़ता है. किसको? सेलर को, एट द टाइम ऑफ सेल्स. सपोज कीजिएगा, ये देखिएगा आपने ट्रांजेक्शन लिखे, यहाँ पर एक एंट्री की है कि जब हम सामान सेल्स करेंगे तो उस टाइम पर हमें सेंट्रल सेल्स टैक्स कलेक्ट करना पड़ेगा. और ऐसा नहीं है सेलर को वो टैक्स अपने पास रखना पड़ेगा ना. एक बार तो जब सामान सेल करेगा तो उसके पास ऑब्वियसली बात है सेंट्रल सेल्स टैक्स आएगा.
क्योंकि उसने कलेक्ट किया, चार्ज किया है वो। उसके बाद में मैंने बताया था कि एक तरीके क्या होती है, बिजनेस के लिए लायबिलिटी होती है, और जब बिजनेस के लिए लायबिलिटी है दैट मीन्स उसको ये सेंट्रल सेल्स टैक्स कहीं तो पे करना ही पड़ेगा। कहाँ पे करेगा? गवर्नमेंट को। समझ में आ रही बात? तो सबसे पहले सेंट्रल सेल्स टैक्स एट द टाइम ऑफ सेल्स चार्ज करने की एंट्री, और उसके बाद में चार्ज करने के बाद सेंट्रल सेल्स टैक्स CST गवर्नमेंट को पे करने की एंट्री बिजनेस कर। क्लियर है? तो ये था चार्ज करने की एंट्री की। कैश अकाउंट डेबिट, कैश और बैंक, कैश ट्रांजेक्शन भी हो सकती है, चेक के थ्रू भी हो सकती है। तो कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स, कितने का सामान सेल्स किया है? टू सेंट्रल सेल्स टैक्स, कितना हमने सेंट्रल सेल्स वहाँ पर रिसीव किया है। ठीक है, ये तो थी रिसीव करने की एंट्री। अब ये जो सेंट्रल सेल्स टैक्स हमने रिसीव किया है उसको गवर्नमेंट को पे करने की एंट्री। तो एंट्री हम क्या करेंगे? सेंट्रल सेल्स टैक्स अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक। ठीक है, पेड सेंट्रल सेल्स टैक्स, सेंट्रल सेल्स टैक्स को पेड करने की एंट्री किसको? गवर्नमेंट को। तो दोनों एंट्रियां समझ में आई। सेंट्रल सेल्स टैक्स किसी भी बिजनेस के लिए क्या होता है? एक लायबिलिटी होता है, सेल्स के टाइम पर चार्ज करते हैं, और इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन्स के अंदर हम चार्ज करते हैं। सेलर एक बार तो चार्ज करने की एंट्री करेगा, ठीक है, और दोबारा उस सेंट्रल सेल्स टैक्स को प्रोड्यूसर को गवर्नमेंट को पे करने की एंट्री करेगा। चलिए हम बुक से ही एक एग्जांपल उठा लेते हैं बुक से। तो जो आपका क्वेश्चन नंबर 22 दिया गया है जर्नल एंट्रीज के अंदर, क्वेश्चन नंबर 22 में फर्स्ट ट्रांजेक्शन देखिए क्या है कि परचेज गुड्स फ्रॉम राघव फॉर 40,000 एंड पेड सेंट्रल सेल्स टैक्स 10%। ठीक है, कि जो परचेज किया है, राघव ने सामान परचेज किया है कितने का? 40,000 का, और उसके ऊपर 10% उसने सेंट्रल सेल्स टैक्स पे किया है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि जब हम सामान परचेज करेंगे तो हमें सेंट्रल सेल्स टैक्स पे करना पड़ता है, और वो नॉट रिकवरेबल होता है, और हमारी परचेजिंग अमाउंट के अंदर क्या हो जाता है? ऐड हो जाता है। तो हम एंट्री करेंगे, देखिए एंट्री होगी परचेज अकाउंट डेबिट टू राघव। दैट मीन्स राघव से हमने उधार में सामान खरीदा है। समझ में आ रही बात? अगर कैश में चेक में होती तो कैश या बैंक लिख देते हैं यहाँ पर। कितने का सामान था? 40,000 का। कितने का था? 40,000 का। ठीक है, अब कहता है कि हमने उसके साथ में सेंट्रल सेल्स टैक्स भी पे किया है, आउटस्टेट होगा। ठीक है, तो कितने परसेंट पे करने की बात कर रहा है वो? 10%। 10% दैट मीन्स कितना है? 4,000। तो 4,000 40,000 प्लस कितना आ गया? 44,000। दैट मीन्स 44,000। समझ में आया? जब हम सामान परचेज करेंगे तो हमें सेंट्रल सेल्स टैक्स पे करना पड़ेगा, और वो हमारी कॉस्ट के अंदर इंक्लूड होकर परचेज में ही क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा, खर्चा बन जाएगा, परचेज में ही ऐड हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये रिकवरेबल नहीं होता है। समझ में आ रही बात? कर दी हमने। परचेज के टाइम के ऊपर हम इस तरीके से एंट्री करेंगे, टैक्स को परचेज के अंदर ही क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। अब हम सामान सेल्स करने की बात करते हैं। देखिए अगली ट्रांजेक्शन दो दी गई है कि सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 60,000 टू दिनेश। ठीक है, कि हमने 60,000 रुपीज़ का सामान दिनेश को सेल किया था। ठीक है, एट ए प्रॉफिट ऑफ 40% ऑन कॉस्ट लेस 20% ट्रेड डिस्काउंट एंड चार्ज 8% सेंट्रल टैक्स। ठीक है, तो काफ़ी सारे ट्रांजेक्शन हैं। यहाँ पर हमने सामान सेल्स किया, ठीक है, और उसके ऊपर हमने सेंट्रल सेल्स टैक्स भी चार्ज किया, दैट मीन्स कलेक्ट किया, और 40% प्रॉफिट के ऊपर किया। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो सामान कितने का था हमारे पास? कॉस्ट थी हमारे पास कितने की? इस एंट्री को हम यहाँ से रिमूव कर देते हैं ताकि आपको ये वाली एंट्री अच्छे से समझ में आए। कॉस्ट कितने की थी हमारे पास? सामान कॉस्ट था हमारे पास 40,000 का। ठीक है, अब 40,000 की बात करता है तो 40,000 के ऊपर, ठीक है, सामान था हमारा ट्रांजेक्शन के अकॉर्डिंग 60,000 का, 60,000 कीमत है 60,000 का। उसके ऊपर हमने 40% प्रॉफिट इसके अंदर ऐड किया। ट्रांजेक्शन के अंदर गिवन है, अगर प्रॉफिट गिवन नहीं है तो लिखने की जरूरत नहीं है। 40% प्रॉफिट, ठीक है, तो 40% प्रॉफिट आता है इसका 24,000 का। सामान कितने का हो गया? 84,000 का। ठीक है, अब टैक्स की और बात करता है। टैक्स लगा रहे हैं ये, ट्रेड डिस्काउंट माइनस कर रहा है 20%। अब 20% क्या कर दीजिएगा? TD माइनस कर दीजिएगा, ट्रेड डिस्काउंट। ठीक है, तो 20% ट्रेड डिस्काउंट होगा तो हाँ जी आएगा हमारे पास। अब 20% ट्रेड डिस्काउंट अगर माइनस हो गया तो ये आ गया हमारे पास, 10% होगा 8,400,
400, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास 16,800। टीडी हमने माइनस कर दिया, अमाउंट कितनी आ गई हमारे पास, अमाउंट आ गया हमारे पास 67,200 की, ठीक है। अब सेल्स टैक्स की बात करते हैं। सेल्स टैक्स लगाया हमने 8% सेंट्रल सेल्स टैक्स। 8% अगर हम सेंट्रल सेल्स टैक्स यहाँ पर लगाएंगे तो आएगा 5,376, ठीक है। क्या करेंगे, ऐड करेंगे, क्योंकि हमने चार्ज किया, ऑब्वियसली बात है हमने चार्ज किया है, ठीक है। तो ये क्या कर दिया हमने सेंट्रल सेल्स टैक्स इसके अंदर में। टीडी तो माइनस होता ही होता है, हमारा ये प्रॉफिट था, ये हमने ऐड कर दिया था, ये कॉस्ट का सामान था, ठीक है। अब टोटल अमाउंट हमारे पास 72,576, ठीक है। अब देखिए हमें क्या चाहिए, हमने एंट्री में लिखना है। अभी पैसा आएगा कितना हमारे पास, पैसा आएगा हमारे पास 70, कितना है 72,576। सेल्स कितने का था, सेल्स हमारे पास था 67,200 का, और सेल्स टैक्स कितने का था 5,376, ठीक है। ये वैसे थोड़ी लॉन्ग ट्रांजेक्शन्स दी गई थी। अगर हम सीधी ट्रांजेक्शन लेते हैं कि हमने 60,000 रुपये का सामान सेल किया, ठीक है, और उसके ऊपर हमने ना प्रॉफिट इंक्लूड किया ना हमने टीडी इंक्लूड किया, ट्रांजैक्शन थोड़ी लॉन्ग थी आपकी, इसलिए थोड़ी डिफिकल्टी है कि हमने प्रॉफिट भी ऐड किया, टीडी भी माइनस किया, ठीक है, और फिर हमने सेंट्रल सेल्स टैक्स लगाया, दैट इज द प्रोसेस, ठीक है। और अगर ना टीडी गिवन है ना प्रॉफिट गिवन है तो डायरेक्टली हम सेंट्रल सेल्स टैक्स वहाँ पर लगा सकते हैं, ठीक है। तो उस हिसाब से हमारे पास पैसा आया 72,576। कितने की सेल्स थी, 67,200 की, और सेंट्रल सेल्स टैक्स कितने था, इतने का, ठीक है। तो ये जो कि हमें रिसीव हो गया है। अब एंट्री समझ में आई। आप चाहो तो डायरेक्टली, अगर ये दोनों ट्रांजेक्शन नहीं होती तो डायरेक्टली 60,000 के ऊपर CST लग जाता है, 8% 10% जो भी था, ठीक है। अब देखिए ये एंट्री क्लियर है। अब सेंट्रल सेल्स टैक्स जो हमें मिला था वो हम अपने पास तो रख नहीं सकते, क्या करेंगे, गवर्नमेंट को पे कर देंगे। क्या करेंगे, गवर्नमेंट को पे करेंगे। तो गवर्नमेंट को पे करने की एंट्री हमारी होएगी 5,376 जो सेंट्रल सेल्स टैक्स था वो हमने गवर्नमेंट को क्या कर दिया, पे कर दिया। तो क्या आपको सेंट्रल सेल्स टैक्स की एंट्रियां समझ में आई कि सेंट्रल सेल्स टैक्स होता क्या है, कब चार्ज किया जाता है, परचेजर के लिए क्या है, सेलर के लिए क्या है, ठीक है। सेंट्रल सेल्स टैक्स क्लियर हो गया स्टूडेंट्स, ठीक है। अब हम बात करते हैं वैट, वैल्यू एडिड टैक्स, ठीक है। अब हम बात करते हैं वैल्यू एडिड टैक्स। चलिए यहाँ पर हम मूव कर जाते हैं। वैल्यू एडिड टैक्स जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि जो वैल्यू एडिड टैक्स होता है वो हम जब हम सामान परचेज करते हैं तो उस टाइम पर हमें पे करना पड़ता है। सबसे पहली मेन बात वैट, वैल्यू एडिड टैक्स। वैसे तो अभी सारे टैक्स को मिलाकर के गवर्नमेंट ने GST लगा दिया है, लेकिन आपकी बुक्स के अंदर अभी भी वैट और CST के क्वेश्चंस हैं तो हमें करने पड़ेंगे, ठीक है। तो जो वैल्यू एडिड टैक्स होता है वो विद इन स्टेट ट्रांजेक्शन जब हम करते हैं तब लगता है। जब हम सामान परचेज करेंगे तो वैट हमें पे करना पड़ेगा, और जब हम सामान सेल्स करेंगे तो वैट हमें कलेक्ट करना पड़ेगा। क्लियर है, क्लियर हो गया, ठीक है। अब हम एक एंट्री करते हैं, ट्रांजेक्शन्स करते हैं कि ऑन द टाइम ऑफ परचेज, जब हम सामान परचेज करेंगे तो वैट हमें पे करना पड़ेगा। और एंट्री हम क्या करेंगे, देखिए परचेज अकाउंट डेबिट वैट पेड अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक। जब हमने सामान परचेज किया तो उस टाइम पर हमने ये एंट्री की, ठीक है। सामान हमने परचेज किया था, वेट लगाया हमने 10%, सपोज करो, ठीक है, कि हमारा 10,000 रुपीज़ का सामान था, वेट लगा 10% तो कितना आ गया 1,000, ठीक है। कैश कितना आया, कैश कितना गया हमारे पास से 11,000। क्लियर हो गया। जब हम सामान को परचेज करेंगे तो वेट हमें पे करना पड़ेगा विद गिवन परसेंटेज, जो परसेंटेज गिवन है उसी के साथ में। तो कितना पैसा गया हमारे पास 11,000, 1,000 गया किसका, वेट का, और 10,000 हमारी परचेज, ठीक है। अब एट द टाइम ऑफ सेल्स, जब हम सामान को सेल्स करेंगे तो हमें CST क्या करना है, कलेक्ट करना है। तो सेल्स के टाइम पर एंट्री देखते हैं, ठीक है। सामान सेल्स करेंगे तो एंट्री क्या होगी हमारे पास कि बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स और टू वैट कलेक्टेड, ठीक है। अब देखिए
सेम अगर हम देखते हैं कि अब हमने 20,000 रुपीज़ का सामान क्या किया है, खरीदा है, सॉरी सेल्स किया है। 20,000 रुपीज़ का सामान हमने सेल्स किया, 10% सेल्स टैक्स, तो कितना आ गया हमारे पास, सामान सेल्स किया 20,000 का, 10% 2,000 कलेक्ट कर लिया, ठीक है। कितना पैसा है टोटल हमारे पास, 22,000 का पैसा आ गया। ट्रांजेक्शन समझ में आई। दोनों ट्रांजेक्शन, जब हम सामान परचेज करेंगे तो वैट हमें पे करना पड़ेगा विद गिवन परसेंटेज, और जब हम सामान सेल्स करेंगे तो वैट हमें कलेक्ट करना पड़ेगा विद गिवन परसेंटेज। क्लियर है। अब आगे देखिए, अब आगे है एडजस्टमेंट एंट्री ऑफ कलेक्टेड एंड पेड टैक्स, ठीक है। अब एडजस्टमेंट एंट्री होगी कि हमारी कलेक्टेड एंड वैट कलेक्टेड एंड टू वैट पेड, एडजस्टमेंट एंट्री। अब हमें देखना पड़ेगा कि कलेक्टेड कितना है और पेड कितना है। एंट्री, एडजस्टमेंट एंट्री हमारी होगी, देखें, वैट कलेक्टेड अकाउंट डेबिट टू वैट पेड अकाउंट क्रेडिट। कितना है, कलेक्ट हमने कितना किया है 2,000, पे हमने कितना किया है 1,000। ये एडजस्टमेंट एंट्री हमने करके देखी, ठीक है। अब थोड़ा सा ट्विस्ट और आता है यहाँ पे कि अगर कलेक्टेड ज़्यादा है, अगर सेल्स वैट हमारे पास कलेक्टेड ज़्यादा है और पेड कम है, तो दैट मीन्स हमारे लायबिलिटी बन जाएगी और हम गवर्नमेंट को पे कर देंगे उसमें, ठीक है। और अगर हमारे पास पेड ज़्यादा है और कलेक्टेड कम है, तो फिर हम उसको नेक्स्ट ईयर मूव कर देंगे, नेक्स्ट ईयर रिकवर करने के लिए। समझ में आ रही बात, ठीक है। अगर हमारे पास कलेक्टेड ज़्यादा है और पेड कम है, दोनों की एडजस्टमेंट एंट्री की ना हमने परचेजिंग या सेलिंग से, ठीक है। तो अब अगर कलेक्टेड ज़्यादा है और पेड कम है, तो जितना डिफरेंस रह जाता है, कितने का डिफरेंस रह गया 1,000 रुपीज़ का। अब 1,000 रुपीज़ का जो डिफरेंस है हमारे पास, ठीक है, अब हम क्या करेंगे, उसको गवर्नमेंट को क्या कर देंगे, पे कर देंगे, ठीक है। तो एंट्री क्या करेंगे, वैट पेड अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक, कितना 1,000। क्लियर हुआ, कितना 1,000, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हमने क्या पढ़ा कि सेंट्रल सेल्स टैक्स क्या होता है, फुल फॉर्म क्या होती है, कब हम इसको चार्ज करते हैं, कब पे करते हैं, रिकवरेबल होता है या नहीं, और कलेक्ट करते टाइम, परचेज करते टाइम क्या एंट्री करेंगे, वैट क्या होता है, कब चार्ज किया जाता है, ठीक है, और उसकी क्या एंट्री करेंगे हम परचेज करते टाइम, सेल्स करते टाइम, और दोनों का डिफरेंस है तो फिर हम क्या एंट्री करेंगे। ये था आपका मेन टॉपिक, ये लास्ट टॉपिक आपकी जर्नल एंट्रीज के अंदर लास्ट टॉपिक बचा हुआ है यहाँ का, ठीक है। इसके बाद में शायद 4 या 4 या 5 के करीब क्वेश्चंस हैं जो आप इनकी हेल्प से, जिसके अंदर CST और वैट, वैसे तो नॉर्मली ट्रांजेक्शन करवा दी गई हैं आपकी सारी की सारी, लेकिन हो सकता है 1-1, 2-2 एंट्री आपके CST और वैट की भी हो इनके अंदर, ठीक है, होंगी डेफिनेटली। और उसके बाद में आपके जर्नल एंट्रीज का टॉपिक जो चैप्टर है वो आपका कंप्लीट हो जाए, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही, कल मिलते हैं अनदर वीडियो के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू।